हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बल खाती सड़क न जाने कहाँ जाकर ख़त्म हो रही थी। रात के इस सन्नाटे में दूर तक घुंघरूओं की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। बार बार मेरे कानों से किसी के घुंघरू की आवाज़ टकराती। यूं लगता कि जैसे कोई चल रहा है और उसके पाँव में बंधे घुंघरू बज रहे हैं। लेकिन ऐसा तभी हो रहा था जब मैं अपने कदम उठाती। जैसे ही मेरे कदम रुक जाते, घुंघरूओं की आवाज़ आना बंद हो जाती। मैंने अपने कदमों की तरफ देखा। मेरे पाँव में तो कोई भी घुंघरू नहीं बंधे हुए थे, ना ही मैंने जिंदगी में कभी घुंघरू बांधे थे। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। ये बिल्कुल सुनसान और खाली इलाका था। आस पास घर भी नहीं था कि मैं सोचती कि वहां से आवाज़ आ रही होगी। इस वीराने में मैं फंस कर रह गई थी। मोबाइल की बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। ये ऐसी जगह थी जहां सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। मैंने टॉर्च ऑन की हुई थी जिससे मुझे रास्ता दिख रहा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मुझे यहाँ से वापस जाना कहाँ है। अगर मैं इस सड़क पर चलती रही तो शायद कई दिन तक यहाँ से बाहर ना निकल पाती। कोई किनारा नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने फैसला किया कि जहाँ से मैं आई थी वापस उसी तरफ मुड़ जाती हूँ। वो रास्ता ठीक से याद तो नहीं था, लेकिन अंदाजे से चलने लग गई, इस उम्मीद पर कि अपनी मंजिल पर पहुँच ही जाऊंगी। मैं अकेली तन्हा औरत थी और एक अनजान शहर में रास्ता भटक गई थी। राब्ते का कोई जरिया भी नहीं था। ऐसे में मदद के लिए किसे पुकारती? अभी मैं धीरे धीरे चल ही रही थी कि अचानक से मुझे किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। यकीनन यहाँ कोई जंगली जानवर होगा। इस ख्याल से मैं तेज़ रफ्तारी से भागना शुरू हो गई। भागते भागते मेरे हाथ से मोबाइल भी गिर गया। मेरे पास इतना वक्त और हिम्मत नहीं थी कि मैं मुड़कर मोबाइल उठाती और दोबारा से आगे बढ़ती। इसलिए मैंने मोबाइल को वहीं पड़े रहने दिया और भागने लगी। हर बढ़ते लम्हे के साथ मेरी रफ्तार तेज होती जा रही थी। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द इस सड़क के किनारे तक पहुंच जाऊं, लेकिन वो सड़क थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तकरीबन आधा घंटा हो गया था मुझे इस सड़क पर भागते हुए, और वो गुर्राने की आवाज़ मेरे इतने करीब से आ रही थी। यूं लग रहा था बिल्कुल मेरे पीछे कोई मौजूद है, हालांकि वहां किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने डरते डरते मुड़कर देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। पूरी सड़क सुनसान पड़ी हुई थी, लेकिन वो आवाज़ मुसलसल मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी कि किसी भी तरह यहाँ पर कोई आ जाए और मुझे बचा कर ले जाए, या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। अब तो मेरे पाँव भी दुख रहे थे, चलने की हिम्मत भी नहीं थी। सांस फूल चुका था। ना तो मेरे पास पानी था और ना ही कोई और चीज़। मैं थोड़ी देर सस्ताने के लिए सड़क के बीचों बीच ही बैठ गई। अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मज़ीद भागने की। पहली बार समझ आ रहा था कि अपनी जान बचाने का मतलब क्या होता है और ज़िंदगी के असल मायने क्या हैं। उस वक्त मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि मैं किसी भी तरह से बच जाऊं और इस खौफ के हिसार से निकल जाऊं। आज तक मैंने बहुत सी हॉरर मूवीज़ और नॉवेल्स पढ़ रखे थे। जब भी ऐसे मनाजिर पढ़ती थी तो सोचती थी कि कितने बेवकूफ़ हैं, ऐसी चीज़ों से डर जाते हैं। लेकिन आज जब खुद इस मुश्किल में फंसी तो अंदाज़ा हुआ कि वो बेवकूफ़ नहीं होते, बल्कि डर की वजह से जब दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगता है तो कैसा महसूस होता है। मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। हमेशा एडवेंचर की शौकीन रही थी। कभी क्या करना है तो कभी क्या करना है, हर बात को लापरवाही में उड़ा देती थी। जिंदगी को भी कभी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। मेरे नज़दीक ज़िंदगी का मतलब खाना पीना और जीना है, और मैं ये तीनों काम बहुत ही अच्छे से करती थी। मेरी अम्मा मुझे मना करती थी कि इतना खाओगी तो मोटी हो जाओगी, और मोटी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। फिल्में और ड्रामे देख देख कर मुझे हीरोइन बनने का बहुत शौक चढ़ गया था। अब्बा केबल के बहुत खिलाफ थे। कई बार घर से केबल उतरवा चुके थे, लेकिन मैं रोना धोना डालकर
और भूख हड़ताल करके दोबारा से लगवा लेती। इंडियन सीरियल देख देख कर तो मेरे अंदर बिल्कुल ही साजिशी औरत वाली आदत आ गई थी। और जब ये सब बंद हुआ तो मैंने रोते धोते पाकिस्तानी ड्रामे देखना शुरू कर दिए। और फिर वहीं से मेरा हॉरर मूवीज़ का एक सफ़र शुरू हुआ। एक दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसने एक हॉरर मूवी देखी थी और वो बहुत ही खौफनाक थी। उसमें जिन्नात की हकीकत भी दिखाई हुई थी। मेरी दोस्त ने मुझे उस मूवी की कहानी चंद जुमलों में बताई तो मुझे भी मूवी देखने का शौक चढ़ गया। मैं उसके साथ उसके घर गई। उसने अपने भाई का लैपटॉप लिया और वहाँ पर मुझे एक हॉरर मूवी दिखाई, जिसे देखने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी कि हकीकत में ऐसा भी होता है क्या। उस मूवी पर लिखा था कि ये सब हकीकत है और एक फैमिली की कहानी है। काफ़ी देर तक मैं और मेरी दोस्त उसी बारे में बैठकर बातें करते रहे कि न जाने किस ख़ानदान के साथ ये वाक़या पेश आया होगा और क्या हालत हुई होगी उनकी। शुरू में 1-2 मूवीज़ देखकर मुझे डर तो लगा था, लेकिन उसके बाद मुझे उसकी आदत लग गई। अब ये मेरे लिए मामूल की बात बन गई थी। जब भी मूवी देखती तो हंसती थी कि कैसे बेवकूफ़ाना सीन डाले हुए हैं, ऐसा भी होता है क्या। और इन लोगों को देखो, डर कैसे रहे हैं जैसे भूत इनको खा लेगा। हर इतवार को हम दोनों बाजार जाते, जहाँ पर बुक स्टॉल लगता था। गिन गिन कर हम हॉरर नॉवेल्स लेते थे, जिनमें मौजूद खौफनाक किस्म की कहानियाँ पढ़कर घंटों बैठकर उस पर तबसरे करते थे। दादी अम्मा को मेरा ये शौक बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका कहना था कि ये सब पढ़कर एक दिन ज़रूर तुम पर किसी जिन का साया हो जाएगा और तुम जो बैठकर जिन्नात का मजाक उड़ाती हो ना, वो तुम्हारा बुरा हाल करेंगे। जिन्नात को पसंद नहीं है कोई उनके बारे में ऐसी बातें करे। मगर मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी और दादी माँ से कहती थी कि आप भी क्या पुराने ज़माने की औरतों वाली बातें करती हैं। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती। जिन्नात की मुझसे क्या दुश्मनी है कि वो मुझे कुछ कहेंगे। आप भी ना कुछ भी सोच लेती हैं। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और अब्बा की बहुत ज़्यादा लाडली भी थी। वो मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे और केबल भी उन्होंने मेरी फरमाइश पर ही लगवाया हुआ था। अम्मा मेरी आदतों और हरकतों से बहुत तंग थी, क्योंकि मैं पढ़ाई के अलावा हर काम में दिलचस्पी रखती थी और अम्मा चाहती थी कि मैं पढ़ लिख जाऊं और घर के काम काज सीखूं और मेरी एक अच्छी जगह शादी कर दी जाए। वैसे शादी करने का तो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा शौक था। जब भी कस्बे में किसी की शादी होते देखती तो बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाती थी। नए नए कपड़े बनते थे, लड़कियों के नए जूते, नए जेवर, यहाँ तक कि मेकअप की भी ढेर सारी चीज़ें। इतना सब देखकर तो मेरा दिल करता था जल्दी से मेरी भी शादी हो जाए और ये तमाम चीज़ें मुझे भी मिल जाएं। वैसे भी सीरियल देखकर मेरा दिमाग ख़राब हुआ था। किस तरह से लड़कियां अपनी शादी के बाद इतनी सच संवर कर रहती हैं। मैं भी बस यही सब चाहती थी, क्योंकि अम्मा अभी तो मुझे इतना तैयार होने नहीं देती थी। कहती थी कि सारे शौक शादी के बाद पूरे करना। जब भी हम बाजार जाते तो मैं हमेशा लाल रंग का जोड़ा लेने की जिद करती थी, लेकिन अम्मा मना कर देती और कहती कि शादी के बाद लाल रंग पहनना, उससे पहले नहीं। उनकी ऐसी अजीबो गरीब मंतक पर मुझे हैरत होती थी और दिल ही दिल में गुस्सा भी आता था, लेकिन अम्मा के आगे कुछ बोलने की मजाल कहाँ थी। उनके गुस्से से तो पूरा ख़ानदान कांपता था। इसीलिए मैं सारी जिद अब्बा से करती थी, क्योंकि वो मेरी किसी भी बात का इनकार नहीं करते थे। और दादी, उनसे तो मेरी हर वक्त खट्टी मीठी लड़ाई चलती ही रहती थी। हमारा घर पुराने वक्तों की तर्ज पर बना हुआ था और मुझे अपने घर से हद से ज़्यादा प्यार था। घर 2 मंजिला था। ऊपर वाली मंजिल या तो खाली रहती थी या फिर हम किराए पर चढ़ा देते थे। नीचे 4 कमरे बने हुए थे। सामने सहन और पिछले हिस्से में बागीचा था, जिसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे। मुझे हमेशा बागीचे में बैठकर नॉवेल्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। दादी अम्मा से मैंने वहाँ पर झूला लगवाया हुआ था। उस झूले पर बैठकर गर्मियों के दिनों में दरख्त से कच्ची केरियाँ तोड़कर
खाते हुए नॉवेल्स पढ़ती थी। मज़ा आ जाता था मुझे तो। और जब भी दादी को पता चलता कि मैं उनके बागीचे में केरियां चुराती हूँ तो पूरे घर में मैं आगे आगे होती थी और दादी जूता हाथ में लिए मेरे पीछे पीछे। अब्बा कहते थे, क्यों हर वक्त इसके पीछे पड़ी रहती हैं, बच्ची है, खाने दे इसे केरियां, कुछ भी नहीं होता। लेकिन दादी जान, जिन्होंने अचार डालने के लिए केरियां लगाई थीं, वो मुझे बिल्कुल भी ना बख्शती। मैं हर चटोरी चीज़ खाना पसंद करती थी, जिस पर अम्मा मुझे हमेशा टोका करती कि खट्टी चीज़ें मत खाया करो। मैट्रिक के बाद अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज में दाखिला दिलवाया। हालांकि आगे पढ़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे तो पढ़ाई के नाम से गश आते थे। लेकिन अम्मा के डांटने पर मैंने ना चाहते हुए भी कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मर मर के मैं पास होती थी, वो भी इस डर से कि अगर फेल हो गई तो अम्मा घर में नहीं घुसने देंगी। कॉलेज में घंटों बैठकर लड़कियों के साथ नित नए फैशंस के ऊपर तबसरे करती या कैंटीन में बैठकर चाट छोले खाती रहती थी। अम्मा मेरी सारी हरकतों से वाकिफ थीं, इसीलिए रोज़ाना मुझे एक लंबा लेक्चर देती जिसका मुझ पर कोई असर नहीं होता था। जिंदगी यूं ही मज़े में चल रही थी। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने जिंदगी के मायने यकसर ही बदल कर रख दिए। ये बात मेरी शादी से 2 साल पहले की है। हमारे कॉलेज की तरफ से एक ट्रिप था। आज से पहले तो मैं कभी किसी ट्रिप पर नहीं गई थी, लेकिन मेरा इरादा था कि मैं कॉलेज से आगे पढ़ाई नहीं करूंगी और अम्मा से मैंने जिद करके ये बात मनवा ही ली थी। सोचा आखिरी बार मौका मिल रहा है दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने के लिए, तो मैं भी इस ट्रिप पर चलती हूँ। मेरी दोस्त भी मेरे साथ ही जा रही थी। मैं खुशी खुशी घर आई और खाना वगैरह खाने के बाद अम्मा से कहा कि मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अम्मा बोली, हाँ बोलो ना, क्या बात है। वो साथ में काम में मसरूफ़ थीं। मैंने उन्हें ट्रिप के बारे में बताया और कहा कि अम्मा, हमारे कॉलेज वाले तमाम लड़कियों को 3 दिन के लिए ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं। वो दूसरे शहर लेकर जाएंगे, पहाड़ी इलाका है, टीचर्स वगैरह सब साथ जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। ये मेरा आखिरी साल है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस ट्रिप पर जाऊँ। प्लीज़ आप मुझे इजाज़त दे दें, मना मत करना। अम्मा ने मेरी बात सुनी और बोली, जाकर सो जाओ थोड़ी देर के लिए, उठकर तुमने पढ़ाई करनी है। मैं समझ गई कि अम्मा इस बात को इग्नोर कर रही हैं, लेकिन मैं भी अपनी जिद की पक्की थी। मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं ट्रिप पर ज़रूर जाऊंगी। दादी माँ के पास आ गई। दादी माँ वैसे तो मुझे डांटती रहती थी, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनती और उन्हें समझती भी थीं। हम दोनों का रिश्ता सहेलियों की तरह ही था। मैंने दादी अम्मा से कहा कि दादी माँ, मेरी अम्मा इतनी खड़ूस क्यों है? तो वो आगे से हंसने लगी और बोली, ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारी माँ है। फिर मुझसे पूछने लगी, क्या बात है, क्या परेशानी है जो तुम यूं मुंह लटकाए बैठी हो? आज तो मुझसे झगड़ भी नहीं रही हो। मैंने उन्हें सारी बात बता दी थी। कॉलेज वाले ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। आप प्लीज़ अम्मा से बात करें ना। अब्बा तो मान जाएंगे, लेकिन अम्मा नहीं मानेगी, और अगर वो नहीं मानेगी तो अब्बा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी तरह अम्मा को मना लें। दादी ने मुझसे वादा किया कि ठीक है, वो अम्मा को मना लेंगी, लेकिन तुम ट्रिप पर एहतियात से जाना, किसी भी किस्म की गलती मत करना। आजकल हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। मैंने दादी जान से कहा कि ठीक है, मैं बहुत एहतियात से काम लूँगी, बस आप अम्मा अब्बा को मना लें। मैंने अपना मुकदमा दादी जान की अदालत में पेश कर दिया था। मैं जानती थी कि वो ज़रूर मेरे हक़ में ही फ़ैसला करेंगी, और यूं ही हुआ। रात के खाने के बाद दादी जान ने अम्मा और अब्बा को बुलाया और कहा कि इसके कॉलेज का आखिरी साल है, इसके बाद अगले 2-3 सालों में इसकी शादी हो जाएगी और वो अपने घर वालों के साथ मसरूफ़ हो जाएगी। पता नहीं उस वक्त इसको कहीं घूमने फिरने का मौका मिलेगा या नहीं। अभी दोस्तों के साथ जाना चाहती है तो इसे जाने दो। अम्मा ने बहुत से एतराज़ात उठाए, लेकिन दादी अम्मा ने उन्हें मना ही लिया। जब मुझे ये खुशखबरी मिली, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और भागकर अपनी दोस्त को
फ़ोन करके बताया कि अरीबा, मैं भी ट्रिप पर जाऊंगी, अम्मा अब्बा ने इजाज़त दे दी है। हम दोनों वैसे भी बचपन की दोस्तें थीं। हर एक बात एक दूसरे से शेयर करती थीं और एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानती थीं। अब मैंने जल्दी जल्दी सामान वगैरह पैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसी इतवार को हमें निकलना था। मेरा भाई बोला, आपी, वहाँ की बहुत ज़्यादा तस्वीरें बना कर लाना। मैंने सुना है वो इलाके बहुत खूबसूरत होते हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी अपने कॉलेज वालों के साथ जाया करूँगा। उसकी नन्ही ख्वाहिश जानकर मैं खुश हो गई। अम्मा मुझे बहुत सी चीज़ें समझाती रहीं कि कैसे रहना है और कैसे नहीं। इतवार वाले दिन अब्बा मुझे अपने साथ कॉलेज लेकर आए और जब तक मैं गाड़ी में बैठ न गई तब तक वो वहाँ से नहीं गए। मेरे घर वाले मेरी बहुत परवाह करते थे, मेरी छोटी से छोटी चीज़ का भी ख्याल रखते थे। अब मेरी खुशी के लिए ही वो दोनों ना चाहते हुए भी मुझे भेज रहे थे। सारा रास्ता हमारा सफ़र बहुत ही मौज मस्ती में गुजरा था। मैं और अरीबा एक ही सीट पर बैठे थे ताकि खूब बातें कर सके। रास्ते की बहुत सी तस्वीरें भी हमने मोबाइल में ले ली। थोड़ी थोड़ी देर बाद तस्वीरें लेकर अपने बहन भाइयों को भेज रही थी। अम्मा ने 2 बार वीडियो कॉल करके मुझे देखकर खूब तसल्ली भी की। मैं जानती थी कि वो परेशान हैं, इस वजह से नहीं कि मैं अकेली गई हूँ, बल्कि इस वजह से कि मैं किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेती थी। उन्हें डर था कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मैं अपना ख्याल रख पाऊंगी या नहीं। सब इसीलिए बार बार मुख्तलिफ हिदायत दे रहे थे। मैंने अम्मा को तसल्ली कराई कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपना ध्यान रखूंगी, आप परेशान मत हों। हम तकरीबन रात को 8 बजे उस होटल में पहुंचे थे जहां हम सब ने रुकना था। होटल की बुकिंग पहले से करवाई हुई थी। एक कमरे में 2 लड़कियों ने रुकना था। मैं और अरीबा एक साथ एक रूम में रुके। अपना सामान वगैरह रखा और मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। ये थोड़ा पहाड़ी इलाका था और आसपास सिर्फ जंगल था। लोग यहाँ एडवेंचर के लिए आते थे, मगर मुस्तकिल रिहाइश कोई भी इख्तियार नहीं करता था। पहली बार घर से इतना दूर आई थी, इसीलिए अम्मा अब्बा भी याद आ रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें फ़ोन करती और वो लोग भी मेरे लिए परेशान हो रहे थे। फिर अरीबा ने कहा कि तुम ट्रिप को एंजॉय करो, इतना मत सोचो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। उसकी बात भी ठीक थी, इसलिए मैंने अपना ध्यान ट्रिप पर लगाना शुरू कर दिया। खाना वगैरह खाकर हम सब सोने के लिए अपने कमरों में आ गए, क्योंकि इतनी रात को तो इस इलाके में घूम फिर नहीं सकते थे। दिन की रोशनी में ही बाहर निकलना ठीक था। टीचर्स ने हमें ख़ास हिदायत की थी कि कोई भी बिना इजाज़त यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तमाम लड़कियों के ग्रुप्स बनाए गए थे और हर ग्रुप की एक लीडर बनाई थी। हमारे ग्रुप की लीडर अरीबा थी। बिना लीडर की परमिशन के कोई कमरों से बाहर भी ना निकले, इस बात का ख़ास ध्यान रखना था। हम दोनों अपने कमरे में बैठी सोच ही रहे थे कि क्या करें। तभी अरीबा ने कहा, क्यों ना हम हॉरर मूवी देखते हैं। कितने दिन हो गए हैं हमने कोई हॉरर मूवी नहीं देखी। उसकी बात भी ठीक थी, ऐसी जगह पर हॉरर मूवी देखना यादगार रहता। दोनों ने मिलकर फौरन से एक मूवी ढूंढी और वो लगा ली। हम दोनों मूवी में इतना खो गए थे कि आसपास का कोई होश नहीं रहा था। कहानी बहुत ही ज़बरदस्त थी, डर भी बहुत लग रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम दोनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती, लेकिन इस सब के बावजूद हमने पूरी मूवी देखी। मूवी देखने के बाद तो हम दोनों की हवा ही निकल चुकी थी। इतनी डरावनी मूवी हमने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। यूं लग रहा था कि हमारे कमरे के अंदर ही जिन्नात मौजूद हैं। कोई अभी हमें मार डालेगा या हमें खून के छींटे नजर आएंगे। हम दोनों खौफ से कांप रहे थे। फिर एक दूसरे को तसल्ली दी कि नहीं नहीं, वो एक सिर्फ मूवी थी, हकीकत नहीं, इसीलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक तो हम एक ऐसे इलाके में मौजूद थे जो पहले ही सुनसान सा था, और वो भी रात के वक्त। ये सब चीज़ें हमें बहुत परेशान कर रही थीं। हमने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। तभी मुझे
खट खट की आवाज़ सुनाई दी। कमरे के किसी कोने से आवाज़ आ रही थी। मैंने अरीबा से कहा कि तुम्हें भी कोई आवाज़ आ रही है? वो बोली, नहीं, लगता है तुमने उस मूवी को कुछ ज़्यादा ही सर पर सवार कर लिया है। इतना मत सोचो, सो जाओ, सुबह तक तुम इसे भूल जाओगी। वो तो सो गई, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें भूल नहीं रही थी। बार बार अजीब सी आवाज़ सुनाई देती। कान पर तकिया रख लिया कि आवाज़ ना आए, लेकिन मुसलसल तेज़ी से आवाज़ आती जा रही थी। फिर कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ आई। वो किस ज़बान में बात कर रहे थे मुझे नहीं पता था। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। सुबह हुई तो अरीबा कहने लगी, तुम अब तक सोई नहीं हो, पूरी रात जागती रही हो। मैंने उसे बताया कि रात को ये सब महसूस हो रहा था। उसने उसे मेरा वहम करार दिया। हम फ्रेश होकर बाहर आए, नाश्ता वगैरह किया और सब इधर उधर घूमने के लिए निकल गए। टीचर्स ने हिदायत दी थी कि शाम से पहले पहले सब वापस आ जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत से जंगली जानवर भी होते हैं जो शाम होते ही बाहर निकल आते हैं, कोई हमें नुकसान ना पहुँचा दे। ये इलाका खूबसूरत तो था, लेकिन बहुत ही सुनसान और खामोश सा था। आसपास ज़्यादा आबादी भी नहीं थी और सयाह भी नज़र नहीं आ रहे थे। पता नहीं कॉलेज वाले कैसे खाली इलाके में लेकर आ गए थे। मैंने अरीबा से कहा कि आओ हम दोनों इस पूरे इलाके में घूमते हैं। वो देखो सामने मौजूद मकान कितना अजीब लग रहा है, यूं लगता है बहुत ही पुराने ज़माने का है। दोनों वहाँ चलते हैं। मैं अरीबा के साथ उस मकान की तरफ चलने लगी। जब हम उस मकान के करीब पहुंचे तो देखा वो चारों तरफ से दरख्तों के झुंड में छुपा हुआ था। दूर से सिर्फ उसके आसार नजर आ रहे थे। लकड़ी का मकान था। दरवाजे पर भारी ताला था जो कि जंग आलूद था। घूमते घूमते उस मकान के पिछली तरफ गए तो वहां का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने अरीबा से कहा कि देखो ये तो खुला हुआ है, अंदर चलकर देखते हैं कि इस मकान में क्या है, न जाने यहाँ कौन रहता होगा। अरीबा ने मुझे रोका कि ऐसे खाली मकानों में नहीं जाना चाहिए, मगर मैंने उसकी बात को नहीं सुना और उसके साथ अंदर चली आई। मकान बहुत ही छोटा सा बना हुआ था, लेकिन बहुत खूबसूरत था। पुराने ज़माने की चीज़ें जगह जगह रखी हुई थी। लगता था अरसे से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। जगह जगह गर्द पड़ी हुई थी। मैं एक एक चीज़ को हाथ लगाकर छू कर देख रही थी। अरीबा ने मना भी किया कि ऐसे मत करो, सुनसान घर है, हो सकता है यहाँ जिन्नात का साया हो, लेकिन उसकी कोई बात मैं सुन नहीं रही थी। मैं काफ़ी पुरजोश हो चुकी थी। चलते चलते मैं एक कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही मैं दाखिल हुई मेरे पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। शायद हवा से बंद हुआ हो, ये सोचकर मैं कमरे का जायज़ा लेने लगी, लेकिन तभी मुझे खटखट की दोबारा से आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और उसी पल दीवार पर एक परछाई नजर आई जो मेरे देखते ही देखते बड़ी होती जा रही थी। अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। अरीबा भागती हुई आई और बोली, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। थोड़ी देर तक ये सब होता रहा और फिर खुद ब खुद दरवाज़ा खुल गया। वो मुझे लिए फ़ौरन घर से बाहर आई। मेरा सांस हद से ज़्यादा फूल चुका था। इसी हालत में वो मुझे होटल वापस ले आई। सबने पूछा क्या हुआ है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बताया। अपने कमरे में आई और अरीबा से सारी बात शेयर कर दी। वो ये सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी, मैंने तुम्हें मना किया था कि इस घर में नहीं जाओ। ऐसी खाली जगह ठीक नहीं होती, न जाने वहाँ कौन रहता हो और इस घर में क्या सानेहा पेश आया हो। चलो अब तुम दोबारा अकेले कहीं नहीं जाओगी। फिर बाकी जितने दिन भी हम ट्रिप पर रहे मैं कहीं भी अकेले नहीं गई। मैं वापस आई तो सबको अपने ट्रिप का पूरा अहवाल सुनाया, बस इस बात को छुपा लिया। मैंने अरीबा से भी कह दिया कि मेरे घर में किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना, वरना सब परेशान हो जाएंगे। मैं वो बात जल्द भूल गई। कॉलेज के इम्तहानात शुरू हुए तो उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों अम्मा अब्बा ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू किया। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द मेरी मंगनी तय कर दी जाए और इसी साल शादी हो जाए।
लेकिन फ़िलहाल तो कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं मिल रहा था जो अम्मा अब्बा को मुतमईन कर पाता। इम्तहानात के बाद अम्मा ने मुझे घर के कामकाज सिखाना शुरू कर दिए। शुक्र था कि पढ़ाई से जान छूट गई थी। ये बात सोचकर तो मैं रोज़ बहुत खुश होती थी। हालांकि दोस्तें बहुत याद आती थीं, लेकिन दोबारा पढ़ने के लिए कहीं जाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। यूं ही 2 साल गुजर गए और आखिरकार अम्मा अब्बा को मेरे लिए एक बहुत मुनासिब रिश्ता मिल गया। दोनों को ये रिश्ता पसंद आया था। अम्मा ने मुझसे कहा कि लड़का अच्छा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी तनख्वाह है उसकी, तुम्हें खुश रखेगा। मैंने अम्मा से कहा कि ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगता है आप लोग वैसा ही करें। मेरी कोई ख़ास डिमांड नहीं है, मुझे तो बस कपड़ों, चूड़ियों और दीगर चीज़ों में दिलचस्पी थी। अम्मा दादी से कहने लगी, पता नहीं इसका बचपना कब जाएगा, शादी के बाद ये क्या करेगी, कहीं हमारे सरों में खाक ना डलवा दे। लेकिन दादी माँ हमेशा की तरह मेरी साइड लेती हुई बोली, तुम परेशान क्यों होती हो, शादी के बाद जब जिम्मेदारी का एहसास होगा तो खुद ही ठीक हो जाएगी और इसमें बदलाव आ जाएगा। शादी से पहले सब लोग अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखते हैं, लेकिन शादी के बाद वो मर जाता है, कहीं खो सा जाता है। तुम अपनी बेटी की ऐसी हरकतों को गलत मत लिया करो, ये बस उसकी छोटी छोटी खुशियां हैं। देखना, शादी के बाद तुम्हें उसकी सारी शरारतें याद आएंगी और फिर तुम कहोगी कि अम्मा मुझे मेरी बेटी बिल्कुल वैसी चाहिए जैसे पहले होती थी। दादी माँ की बात सुनकर अम्मा भी सर हिलाकर रह गई। मैं उनकी बातों से अफसुर्दा हो गई थी। हर वक्त घर में मेरी शादी की बातें चलती रहती थीं और सब इस बात से अफसुर्दा हो जाते थे कि शादी के बाद जब मैं इस घर से चली जाऊंगी तो सब मुझे बहुत याद करेंगे। रोज़ाना अब्बा मुझे अपने पास बिठाकर खूब बातें करते। मैं उन्हें कहती, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे अक्सर मिलने के लिए आती रहूँगी। हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। हर चीज़ मैंने अपनी पसंद से ली थी। अब की बार अम्मा ने मुझे किसी चीज़ को ख़रीदने से रोका नहीं। ढेर सारे नए नए जोड़े देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी मुझे बहुत से तोहफे भेजे गए थे। उनके यहाँ भी पहली शादी थी और हमारे यहाँ भी, इसीलिए खूब एहतमाम किया जा रहा था। जों जों शादी का दिन करीब आ रहा था, बार बार छोटी छोटी बात पर मेरा दिल भर आ रहा था। ज़्यादा वक्त तो मैं बागीचे में लगे झूले पर ही बैठकर गुजारती थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। दादी ने अब केरियां तोड़ तोड़ कर खाने पर मुझे डांटना छोड़ दिया था। मैं दादी से कहती, जब भी मेरा केरियां खाने को दिल करेगा तो मैं इस बागीचे को बहुत याद करूंगी। दादी आगे से रोते रोते हंसती और कहने लगती, परेशान मत हो, जब भी तुम्हारा केरियां खाने को दिल करे मुझे फ़ोन कर देना, मैं टोकरा भर के तुम्हें भिजवा दूंगी। इन्हीं बातों में कब शादी का दिन आन पहुंचा पता ही नहीं चला। यूं लगता था दिन पर लगाकर गुजरे हैं। हमारे कस्बे में एक बहुत अच्छा पार्लर था। मैं अम्मा के साथ वहीं पर तैयार होने के लिए चली गई। दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज जिंदगी में पहली बार लाल रंग का जोड़ा पहना था। हमेशा से जिद करती थी कि लाल रंग पहनना है, और आज जब पहना तो अम्मा रोए जा रही थी। अम्मा मुझे साथ लिए हॉल में चली आईं। हमने अपने कस्बे का बेहतरीन हॉल बुक करवाया था। हॉल में मुझे ब्राइडल रूम में पहुंचाया गया ताकि मैं आराम से वहां बैठ सकूं। अभी वहां बैठे मुझे कुछ ही देर हुई थी कि मेरी दोस्त अरीबा कहने लगी, यार मैं बाहर मेहमानों से मिलकर आती हूं। हमारे मोहल्ले के भी बहुत से लोग आए हुए हैं, तुम यहाँ बैठो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अभी मुझे वहाँ बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि फ़ौरन से लाइट चली गई। मैंने देखा ब्राइडल रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं और काफ़ी अंधेरा फैल चुका था। इस अंधेरे में मुझे एक परछाई नज़र आ रही थी, बिल्कुल वैसी परछाई जैसे जब मैं ट्रिप पर गई थी तो उस सुनसान घर में नज़र आ रही थी। और वही आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मैं खौफज़दा हो गई। मैंने खौफ से चिल्लाना शुरू कर दिया। बाहर शोर मचा हुआ था, बारात और शादी के हंगामों का।
इसलिए किसी को भी मेरा चिल्लाना सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुलकर ही नहीं रहा था। मुझे महसूस हुआ कि बाहर तो सारी लाइटें जल रही हैं, सिर्फ ब्राइडल रूम की ही बिजली बंद है। मैं दरवाजे पर हाथ मारे मुसलसल चिल्लाए जा रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर मौजूद दुपट्टे को खींचा है और मेरा गला पीछे से दबाया जा रहा है। मैं मुसलसल अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाई और वहीं गिरकर बेहोश हो गई। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो अम्मा और दादी वगैरह मेरे आस पास खड़ी थी और वो परेशान हाल नजर आ रही थी। मुझसे कहने लगीं, क्या हुआ? कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई होगी। खाना भी ठीक से नहीं खाती हो, कितने दिन से रो रही थी। चलो अब मुंह हाथ धो और फ्रेश हो जाओ, बारात भी आ चुकी है। मेरे ऊपर चंद लम्हे पहले क्या गुजरा था ये मैं किसी को नहीं बता सकी, लेकिन बाद में मैंने अरीबा को सारी बात बताई तो उसने कहा कि उस दिन उस इलाके में भी यही सब हुआ था। तुम इन चीज़ों को सीरियस क्यों नहीं ले रही हो? मैंने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया। निकाह के बाद मेरा ध्यान इस बात से बिल्कुल हट गया था। खाना खिलाया तो मेहमान वगैरह खाने में मसरूफ़ हो गए और अरीबा मेरे पास आकर बैठ गई। वो धीरे से मुझे इसी बारे में बात कर रही थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि किसी को भी इस बात की इत्तला मत देना, वरना ख्वामखा सब परेशान हो जाएंगे। हमारे यहाँ शादी के फंक्शन देर रात तक नहीं चलते थे, इसलिए थोड़ी देर बाद ही रुखसती का ऐलान कर दिया गया। रुखसती के वक्त मैं बहुत रोई थी। ससुराल आई तो उन्होंने अच्छे से मेरा इस्तकबाल किया। शुक्र था कि वो लोग काफ़ी अच्छे थे। गर्मियों के दिन थे, इसलिए इस भारी जोड़े और जेवर में मुझे काफ़ी गर्मी भी लग रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। वहाँ एसी चल रहा था। मुझे थोड़ी राहत का एहसास हुआ। शादी की पहली रात मेरी बहुत अच्छी गुजरी थी। मेरे शौहर के मिजाज बहुत अच्छे थे। आज से पहले तो मैं उनसे कभी भी नहीं मिली थी, लेकिन अम्मा अब्बा ने बहुत अच्छे इंसान को मेरे लिए ढूंढा था। शादी के अगले कई दिन तक दावतें वगैरह ही चलती रहीं, कभी अम्मा के घर तो कभी किसी के घर। पूरे खानदान वालों ने शादी की दावत की थी। इस सब को निपटाकर हम वापस अपनी मामूल की जिंदगी में मगन हो गए। एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करने लगे। मेरे शौहर ने कहा कि अगले महीने ही हम हनीमून पर जाएंगे, देखना बहुत ही खूबसूरत जगह पर जाएंगे। मैंने पहले से ही टिकट बुक करवा कर रखे हुए हैं। ये सुनकर मैं खुश हो गई। बिल्कुल ऐसा ही नॉवेल्स में होता था कि हीरो हीरोइन शादी के बाद हनीमून पर जाते थे। हनीमून पर जाने से एक दिन पहले मैं अपने घर आई ताकि अम्मा अब्बा से मिल लूं। अम्मा बहुत खुश थीं कि मैं शादी के बाद अपनी अच्छी ज़िंदगी शुरू कर चुकी हूँ। अब मुझ में जिम्मेदारी का एहसास भी आ गया था। फिर भी वो मुझे मुसलसल हिदायत देती थीं और उन्हें हमेशा मेरी फ़िक्र रहती थी। मैंने अपनी दोस्त अरीबा को भी बताया कि मैं अपने शौहर के साथ हनीमून पर जा रही हूँ। ये सुनकर वो भी खुश हो गई। मैंने अपनी तैयारी करना शुरू कर दी, सामान वगैरह पैक किया। मेरे शौहर ने मुझे अब तक नहीं बताया था कि वो किस जगह लेकर जा रहे हैं। ये बात उन्होंने सरप्राइज रखी थी। अगले दिन सुबह सवेरे हम अपनी गाड़ी में निकल पड़े। शाम तक हम अपनी मतलूबा इलाके में पहुंच गए थे। जब मैं उस इलाके में गई तो आसपास का मंजर देखकर हैरत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इतना खूबसूरत इलाका मैंने कभी नहीं देखा था। मेरा शौहर कहने लगा, क्यों, तुम्हें पसंद आया ना? मैंने बोला, हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम एक छोटे से घर में ठहरे थे। ये घर उन्होंने अपने दोस्त से कुछ दिन के लिए रेंट पर लिया था। हमारा इरादा था कि 15 दिन तक यहीं पर रुकेंगे। आस पास वैसे भी ज़्यादा आबादी नहीं थी, छोटे मोटे घर बने हुए थे, लेकिन लोग वहाँ पर सिर्फ घूमने फिरने के लिए ही आते थे। यहाँ ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, हालांकि कस्बे में गर्मी थी। हम यहाँ रात को कंबल ओढ़ कर सोते थे। 2 दिन तो ठीक गुजरे, लेकिन तीसरे दिन एक अजीब वाक़या हुआ। मुझे दोबारा से उस घर में एक परछाई नजर आई।
मैं खौफजदा हो गई कि ये परछाई यहाँ पर भी क्यों नजर आ रही है। यूं लगता था जैसे कोई हर मौके पर मेरा पीछा करता है और मुझे खौफजदा करने की कोशिश करता है। मैंने सर झटक दिया और इस बात को एक बार फिर से नज़रअंदाज कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस बात को सोच सोच कर परेशान हूं और अपना हनीमून खराब करूं। मेरे शौहर यहाँ पर मुझे बहुत सी जगहों पर घुमाने लेकर गए थे और हमने बहुत सी तस्वीर भी बनाई थी। रोज़ाना रात को वो परछाई मुझे बार बार नजर आती। एक रात मैं काफ़ी गहरी नींद में थी, तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे शौहर कमरे में मौजूद नहीं हैं। मैं उठकर बाहर आई तो देखा वो गैलरी में बैठे हुए थे और फ़ोन पर घर पर बात कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, तुम उठ गई हो? घर से कॉल आई थी, इसीलिए मैं बाहर आ गया ताकि तुम्हारी नींद खराब ना हो। थोड़ी देर तक हम वहीं बैठकर बातें करते रहे। आसपास का इलाका रात के अंधेरे की वजह से बहुत ही डरावना लग रहा था। ये मंजर देखकर तो मैंने झुरझुरी ले ली। मैंने अपने शौहर से कहा कि सामने जो पहाड़ी नजर आ रही है, कल हम वहां चलेंगे। वो राजी हो गए। अगले दिन नाश्ते के बाद हम दोनों उस पहाड़ी की तरफ चल पड़े। वहां से नीचे एक बल खाती सड़क नजर आ रही थी। न जाने वहां क्या था। मैं वहीं एक पत्थर पर बैठ गई। काफी थक गई थी। मुसलसल चल रहे थे हम लोग। मेरे शौहर कहने लगे, मैं पानी लेकर आता हूं। आसपास काफी लोग मौजूद थे। जगह जगह स्टॉल भी लगे हुए थे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग सैरो तफरी के लिए आते थे। किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो उन स्टॉल से ही खरीदते थे। वो पानी लेने चले गए और मैं इधर उधर का जायजा लेने लगी। तभी मुझे उस सड़क पर एक बहुत ही खूबसूरत बिल्ली दौड़ती नजर आई। बिल्लियां मुझे हमेशा से पसंद थीं, लेकिन दादी माँ मुझे कभी भी बिल्लियां रखने नहीं देती थी। उस बिल्ली को देखते ही इश्तियाक में मैं पहाड़ी के नीचे उतरती गई और उस सड़क पर पहुंच गई। उस बिल्ली के पीछे चलते चलते न जाने में कौन सी जगह पर आ गई थी। जब मुड़कर देखा तो ना तो वहां से पहाड़ी नजर आ रही थी और ना ही वापसी का रास्ता। यूं अचानक से वो पहाड़ी कहाँ गायब हो गई। मैंने बहुत बार रास्ता तलाश करने की कोशिश की और अपने शौहर को फ़ोन करने का सोचा। जैसे ही मोबाइल निकाला तो देखा वहां तो सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। अब मैं क्या करती? बहुत बुरी फंस गई थी। दोपहर हो चुकी थी। पास में जंगल बना था। सड़क पर चलती गई, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई, यानी कि मैं रास्ता भटक गई थी। रास्ता ढूंढने की कोशिश में मुझे शाम हो गई। सूरज ढला तो अंधेरा फैलने लग गया। जंगल के अंधेरे से तो वैसे ही बहुत खौफ आ रहा था। ऐसे में मैं अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने बैठ गई और सोचने लगी कि यहां से वापस कैसे पहुंचूं। जोर जोर से अपने शौहर को आवाजें देना शुरू की। शायद कोई मेरी आवाज सुनकर वहां आ जाए और मेरी मदद कर दे, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था और अब तो भागते भागते मेरी सांस फूल चुकी थी। अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। यूं लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई मौजूद है। इधर उधर मदद की तलाश में देखते हुए अचानक से मुझे जंगल के करीब एक खाली मकान नजर आया, जो काफी वसी और अरीज था। जब मैं उसके करीब गई तो देखा उस पर गेस्ट हाउस लिखा हुआ था। मैं उस गेस्ट हाउस के अंदर चली आई और सोचा कि यहां पनाह ले लेती हूं। अच्छे से दरवाज़ा वगैरह बंद करके खिड़की के पास आकर बैठ गई और जंगल का खौफनाक मंजर देखने लग गई। मेरे ख्याल से तो इस गेस्ट हाउस में कोई भी नहीं था। यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी ताकि बाहर कोई जंगली जानवर मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, और हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मैं किसी से राब्ता कर पाऊं। लेकिन गुप्त अंधेरे को देखकर मुझे शदीद रोना आ रहा था। ऐसी मुसीबत में तो मैं पहले कभी नहीं फंसी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक से कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। खुद ब खुद ये दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने खौफ से चीख मारी और सर उठाकर देखा तो दोबारा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। न जाने कौन सा दरवाज़ा खुला था। तभी मेरा ध्यान कमरे में मौजूद वॉशरूम के दरवाजे की तरफ गया। वही दरवाज़ा खुला था और उस दरवाजे से एक नौजवान निकलकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने डरते डरते उससे पूछा कि तुम कौन हो
क्या इस गेस्ट हाउस में रहते हो? मेरी मदद करो, मैं यहाँ रास्ता भटक गई हूँ। लेकिन वो आगे से खौफनाक हंसी हंसने लगा और कहने लगा, तुम हमारे घर में किसकी इजाज़त से घुसी हो? ये हमारा घर है, निकल जाओ यहाँ से। मैं कोई इंसान नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी मदद करूँगा, बल्कि मैं तो एक जिनज़ादा हूँ। एक बार पहले भी तुम इस खाली मकान में घुस आई थी, तब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन आज माफ़ नहीं करूँगा। ये कहकर वो दोबारा मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं गेस्ट हाउस से बाहर निकली और भागते भागते जंगल के बीच पहुंच गई। तभी किसी चीज़ से मैंने ठोकर खाई और ज़मीन पर गिर गई। मेरे सर पर चोट लगी और मैं बेहोश हो गई। दोबारा होश आया तो मैं अपने शौहर के पास उस घर में मौजूद थी जहां हम ठहरे हुए थे। मुझे देखकर कहने लगे, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हो गया था? तुम मुझे जंगल में बेहोश मिली थी, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने उन्हें बताया मैं रास्ता भूल गई थी, फिर किसी चीज़ से टकराई और गिर गई। तब भी मैंने उन्हें सारा वाकया नहीं बताया। वो कहने लगे, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, वैसे भी हम कुछ दिन में यहाँ से निकलने वाले हैं। जब तक हम वहाँ रहे मैं दोबारा अपने शौहर के बिना कहीं नहीं गई। वापस आकर मैंने अरीबा को सारी बात बताई। वो कहने लगी, तुम्हारे ऊपर ज़रूर जिन्नात की नज़र है, तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। मगर मैंने उससे वादा लिया कि ये बात किसी को मत बताना। कुछ अरसे बाद अपना इलाज करवाया और मैं ठीक हो गई। दोबारा मुझे ऐसी आवाज़ें भी नहीं आई और ना ही कोई परछाई नजर आई। लेकिन आज भी ये वाकया मुझे खौफजदा कर देता है।